आज मैं ग्रैंड थॉर्टन में हूँ जो कि टॉप 5th कंपनी है इंडिया। तो मैं फर्स्ट डे गई ऑडिट के लिए। मेरे सीनियर ने मुझसे पूछा कितने मार्क्स थे, तो मैंने बोला ग्रुप 1 में 331। कहते मैं बोथ ग्रुप के नहीं पूछ रहा, सिंगल ग्रुप के पूछ रहा हूँ। तो मैंने कहा सर सिंगल ग्रुप के ही हैं। कहते इतने आ जाते हैं। मैंने कहा बस पारस कुछ भी कर सकता है सर। Hi Nisha. Hi Vishal, how are you? I'm good. What about you? I'm also fine. Great. So, how was your 2020? 2020 has made me realize a lot of things. The importance of work from home, family, and more than that, the importance of having the physical activities. Great. So you are in your CA finals now, Yes. right? So 10th के बाद एक बड़ा मुश्किल समय होता है जब आपको एक करियर डिसाइड करना होता है, whether you want to go for medical, non-medical, commerce. So commerce का डिसीजन कैसे लिया? क्या था चल रहा था जहन में उस समय? So 10th के टाइम पे क्या होता है, हमारा मेन फोकस सिर्फ बोर्ड्स पे होता है क्योंकि वो हमारे लिए एक बहुत नई चीज़ होती है। मतलब बोर्ड्स अपने आप में ये होता है कि बस इसका रिजल्ट ठीक आ जाए, बाकी सब तो देख लेंगे उसके बाद। तो उसके बाद जब मेरा 10th हो गई थी, मतलब मैंने पेपर्स दे दिए थे, तो देन इट वाज अ डिसीजन फॉर मी कि मुझे क्या चूज़ करना चाहिए। तो देन मैंने अपना इंटरेस्ट देखा, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे कभी भी मेरी एयर में कितनी ऑक्सीजन है, कितनी नाइट्रोजन है, या मेरी बॉडी में क्या ऑर्गन्स हैं, इन चीज़ों में मेरा कभी इंटरेस्ट नहीं था। मेरा हमेशा इंटरेस्ट इस चीज़ों में था कि नंबर्स में क्या हो रहा है। मुझे नंबर्स का मैजिक बड़ा पसंद है। मुझे हमेशा से इस चीज़ में इंटरेस्ट था कि अगर मैं क्लास में बैठी हूँ तो मेरे स्कूल का टर्नओवर कितना है, मेरा स्कूल कितना प्रॉफिट कमा सकता है। तो उस चीज़ में मेरे पेरेंट्स ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया एंड आई चूज कॉमर्स फ्रॉम दैट। ओके, सो ये सीए का डिसीजन कब हुआ? ये ड्यूरिंग कॉमर्स ही चल रहा था या रिजल्ट की वेट की आपने कि प्लस टू के रिजल्ट के बाद? सीए ने मुझे हमेशा इंटरेस्ट किया है। इसके पीछे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है कि हमारा जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है उसमें रिजर्वेशन बहुत ज़्यादा है। मतलब हम हर फील्ड में, इवन एक अच्छा से अच्छा फील्ड होगा और अच्छी सी अच्छी इवन गवर्नमेंट जॉब्स ही हम देख लेते हैं तो हर चीज़ में रिजर्वेशन है। बट ये एक ऐसा कोर्स है जहाँ रिजर्वेशन नहीं है। तो मुझे वहाँ फील हुआ कि यहाँ पे एक वो वाली इक्वालिटी है जो मुझे चाहिए। मतलब मैं ये नहीं चाहती कि मैं बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज सिर्फ इस बेसिस पे मिस कर दूं कि मैं एससी नहीं थी या मैं ओबीसी नहीं थी। तो इसीलिए सीए वाज चूजिंग सीए, मतलब वो एक मेन रीजन था फॉर चूजिंग सीए। तो प्लस टू की जब आप प्लस टू में होते हैं तब एज बहुत छोटी होती है, तो इतने सारी चीज़ों को मैनेज करना, एक प्रोफेशनल कोर्स है सीए, सो हाउ यू मैनेज दैट? विशाल, मुझे पर्सनली क्या लगता है कि पता है हार्ड वर्क ज़रूरी नहीं है, स्मार्ट वर्क बहुत ज़रूरी है। आपको ये आना चाहिए कि आप कैसे चीज़ें मैनेज कर सकते हो। अब मतलब बहुत बार ये होगा कि आपकी बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही है, या तो आप हाइपर आउट हो जाओ, स्ट्रेस ले लो और आप बस फिर बिल्कुल ही बैठे रहोगे, उससे कुछ नहीं होगा। यू हैव टू थिंक स्मार्टली। अब जैसे जो मुझे यहाँ पे पारस की एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी थी, जो मुझे मेरे टीचर्स ने बताई थी कि टू अवॉइड वेस्टिंग योर टाइम, इट्स बेटर कि आप जो भी क्वेश्चन कर रहे हो उसका पेज नंबर बुक पे लिख दो। अब मैं जैसी क्वेश्चन नंबर देखती हूँ, मुझे आंसर ढूंढने के लिए टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। मैं सीधा देख रही हूँ कि ये 278 पेज पे, मैंने अपनी नोटबुक खोली, 278 पेज। इट रिड्यूसेस माई टाइम, हार्ड वर्क खराब नहीं हो रहा है, और दूसरा मेरे स्मार्ट वर्क से इट हैड हेल्प मी टू सक्सीड इन माई लाइफ। तो एक मस्ती कॉलेज वाली होती है और सेम टाइम आप एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रहे हो, सो कितना फ़र्क आया और इसने स्टडीज़ में कैसे हेल्प किया? विशाल, ये ना आपने मुझसे मतलब लिटरली बहुत बहुत बड़ी चीज़ पूछ ली है, क्योंकि हमेशा ना 12th के बाद ये होता है कि आप सीधा जाके एक प्रोफेशनल कोर्स ज्वाइन कर रहे हो और एक आप 3 साल बीकॉम करके मज़े कर रहे हो। मतलब एक खुद को बहुत बार लगता है कि यार मज़े कर सकते थे हम भी। लेकिन पारस ने मुझे ऐसा एटमॉस्फेयर दिया कि उन्होंने दे मेड श्योर कि मैं सिर्फ पढ़ाई ना करूँ, मैं उसके साथ फन भी करूँ। दे मेड श्योर कि कभी मेरी पार्टीज़ हो रही हैं, कभी दे हैव देयर पार्टीज़, और कभी हमारा डिफरेंट कोर्सेज हो रहे हैं, जिससे मेरा ना सिर्फ पढ़ाई में बल्कि हर चीज़ में मेरी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी बहुत निखार आया है। और सिर्फ एक यही रीज़न था कि आई एवरी डे वॉन्टेड टू कम बैक टू दिस इंस्टीट्यूट। मतलब इट हैज़ बिकम माई सेकेंड होम। तो जैसा आपने बताया कि आपने पारस इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, तो क्या रीज़न से पारस इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने की, क्या आपको ऐसा लगा दैट आई वांट टू गो फॉर दिस इंस्टीट्यूट? पारस इंस्टीट्यूट अपने आप में बहुत डिफरेंट है। मतलब अगर मैं बाकी इंस्टीट्यूट की बात करूं तो यहाँ पे ना मुझे एक पर्सनल टच फील होता है। मतलब क्योंकि देखो, मैं 12th के बाद सीधा मैंने एक प्रोफेशनल कोर्स ज्वाइन किया है। मैं बाकी बच्चों की तरह कॉलेज नहीं गई हूँ, जैसे मैंने आपको भी बताया। तो हमारी स्कूल में ना हमेशा से आदत रही है कि टीचर हमें अपने नाम से जाने, टीचर हमें स्पेशली एक्नॉलेज करे, और उससे ना हमें फील होता है कि हम कुछ डिफरेंट करें और मतलब कुछ क्वेश्चंस पूछे। तो वो सेम फीलिंग मुझे पारस ने दिया है। मतलब मुझे बहुत अच्छा फील होता है जब वो स्पेशली बोलते हैं हाँ जी निशा बताओ क्या दिक्कत है।
तो मुझे ना एक वो फैमिली वाली फीलिंग आती है यहाँ पे। और दूसरा, यहाँ का टीचिंग पैटर्न बहुत अच्छा है। जैसे अगर मैं कुछ इंस्टेंस कोट करती हूँ आपको, तो दे मेक श्योर, जैसे ना यहाँ का क्या है कि जो स्टडी मटेरियल है उसमें क्वेश्चन सारे अनसॉल्व रहते हैं। ओके। मतलब वो सॉल्व क्वेश्चंस नहीं देते जैसे कि एक नॉर्मल प्रैक्टिस होती है। टीचर्स क्या करते हैं, वो पहले हमें कॉन्सेप्ट समझा देंगे और घर के लिए होमवर्क में वो क्वेश्चंस दे देंगे। अब हमारे पास आंसर्स नहीं है। अदरवाइज एक जनरल मेंटालिटी क्या होती है कि यार आंसर है ना, बस ऊपर ऊपर से देख ले, हो जाएगा। लेकिन अब क्या होता है कि बड़ी ना क्यूरियोसिटी रहती है कि कल सर क्या आंसर निकालेंगे, मुझे तो आंसर निकालना है। और फिर हमें सबसे पहले शौक होता है कि सबसे पहले मैं बताऊंगा कि मेरा आंसर सही है। तो उसने मुझे फोर्स किया कि मैं खुद क्वेश्चन सॉल्व करूं, जिससे मेरी प्रैक्टिस बहुत इंप्रूव हुई, जो कि एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सी अपने आप में एक बहुत प्रैक्टिकल चीज़ है। तो अगर आप प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो आप बहुत ज़्यादा लैक कर जाओगे। तो ये अपने आप में पारस की एक बहुत अच्छी चीज़ है। और फर्दर यहाँ पे टेस्ट सीरीज होती है, जो मुझे प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ज़्यादा, मतलब इट मोटिवेट्स मी टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर। तो ये क्या जो टेस्ट सीरीज है वो पारस की अपनी खुद की क्रिएटेड है, या बुकलेट्स या नोट्स आपको किस तरीके के इसमें मिलते हैं? यहाँ पे विशाल, इनका ना स्टडी मटेरियल बहुत डिफरेंट होता है बाकी जगह से। ये पहले हमें हैंडी नोट्स देते हैं, जिससे वी मेक श्योर कि हर चैप्टर का हमारे पास एक जिस्ट हो, क्योंकि ना वी ऑलवेज हैव द हैबिट कि हम इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ना पसंद करते हैं। और वो इंपॉर्टेंट चीज़ के चक्कर में ना बहुत बार ये होता है आईसीआई क्या पता आपसे वो चीज़ पूछ ले जो इंपॉर्टेंट नहीं थी, एंड देन यू लैक्ड इट, वहाँ पे आप फिर रह जाते हो। तो दे मेड श्योर कि हर चीज़ की समरी हो हमारे पास। तो उसके बाद इनका, मैंने आपको जैसे क्वेश्चन बैंक बताया है, वो अपने आप में, मतलब ये लगा लो इनकी 26 साल की मेहनत है। मतलब मैं ये नहीं बोलूंगी पारस कि को 26 साल हो चुके हैं पारस हाँ जी, इंस्टीट्यूट तो को। ये उनकी 25-26 साल की मेहनत है। मतलब मैं ये नहीं बोल सकती कि इसमें 5 साल पुराना क्वेश्चन नहीं होगा। जो 5 साल पुराना क्वेश्चन जो सबसे डिफिकल्ट होगा पेपर में आया होगा, वो भी मिलेगा उसमें। और इवन जो आज आया है क्वेश्चन आरटीपी में, वो भी मिलेगा उसमें। मतलब दे वुड हैव एवरीथिंग, ठीक है। और फर्दर वहाँ की टेस्ट सीरीज की बात करूँ तो वो भी एक इसका पार्ट बन जाता है साथ में। तो मतलब ये सारे एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, कोई एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता। हाँ जी। तो प्रिपरेशन कब तक हो जाती है, कब तक ऐसा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि इस बार तो पक्का हो जाएगा? विशाल, ये सीए है कॉन्फिडेंस रिजल्ट तक। लेकिन यहाँ पे एक पॉजिटिव चीज़ ये होती है कि जब ये हमारी टेस्ट सीरीज लेते हैं ना, तो यहाँ पे मतलब मार्किंग स्कीम्स बहुत सही है। मतलब ना हम ज़्यादा हवा में उड़ते हैं, ना ज़्यादा डिमोटिवेटेड होते हैं, और हमारे मार्क्स उसी के अराउंड रहते हैं। तो मतलब दे ऑलवेज गिव मी द हिंट कि तुम कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, एंड ये अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा ट्राई करते हैं। सेल्फ ऑडिट का मौका मिलता है इसमें आपको? या सेल्फ रिव्यू इज ऑलवेज द बिगेस्ट थिंग दे हैव गिवन टू अस। जब हम सीए की बात करते हैं तो हमारे जहन में सबसे पहले टैक्स आता है। आम आदमी टैक्स से डरता है, तो सीए वाले जो स्टूडेंट्स हैं अपनी पढ़ाई के दौरान कितना डरते हैं टैक्स से? टैक्स का थोड़ा ना विशाल ये रहता है कि जैसे अगर मैं बाकी सब्जेक्ट्स की बात करूं तो हमारा थोड़ा बहुत उसमें टच 11th-12th में आ जाता है, लेकिन टैक्स बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। और टैक्स में फिर हमेशा से ये रहता है कि इनकम कैसे कंप्यूट होगी। मतलब वो एक वो होता है ना कि बहुत ही डिफरेंट लगता है वो हमें। और फिर अगर मैं फर्दर लेके जाऊँ इसको, तो जो टैक्स मैं 100 मार्क्स के लिए इंटर में पढ़ रही हूँ, वही सेम टैक्स मैं 200 मार्क्स के लिए फाइनल में पढ़ूंगी। तो आप देख रहे हो कि जो मेहनत मैं 200 मार्क्स के लिए फाइनल में कर रही हूँ, वही सेम मेहनत मुझे 100 मार्क्स के लिए इंटर में करनी पड़ रही है। तो वो एक टीचर के लिए भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि वो कैसे हमें एक्सप्लेन करे। दुष्यंत जैन सर मेड श्योर कि हमें वो हैंडी नोट्स प्रोवाइड करते रहें, हमें टाइम टू टाइम क्वेश्चंस के लॉजिक समझाते रहें जहाँ ज़रूरत हो। तो उसके लिए दुष्यंत जैन सर इज़ द परफेक्ट पैकेज। या मोटिवेशन बहुत बारी अप डाउन होती है, तो उसके लिए क्या कुछ एक्स्ट्रा इंस्टीट्यूट की तरफ से एफर्ट्स रहते हैं, या आप अपने विशाल, मुझे ना इसके लिए कहना है कि ना, पता है कोई भी कोर्स डिफिकल्ट नहीं है। सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ ये है कि हमें उस टाइम तक मोटिवेट रहना है कि हम कर सकते हैं। अब मतलब लोग बोल देते हैं सीए डिफिकल्ट है, ऑल्दो हाँ ये टफ है, मैं मानती हूँ, लेकिन द थिंग इज कि मुझे उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि मुझे उस 5 साल तक मोटिवेट रखना है खुद को कि मैं कर सकती हूँ। और उस चीज़ के लिए पारस मेक श्योर करता है कि जहाँ मुझे ज़रूरत है मुझे इतनी बार ही दुष्यंत सर ने मेरी काउंसलिंग की है, जब मेरा बिल्कुल ऐसा, मैं बिल्कुल डाउन ट्रोडन हो जाती हूँ, बिल्कुल ब्रोकन हो जाती हूँ, एंड आई एम लाइक सर नहीं हो रहा, देन ही विल मेक श्योर कि वो मुझे कंफर्ट करें, मुझे समझाएं। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। देन टाइम टू टाइम सुरेंद्र सर, गौरव सर कुछ ना कुछ मोटिवेटिंग फैक्टर्स हमें बताते रहते हैं। तो जहाँ जहाँ हमें मोटिवेशन मिलती है ना, वहाँ हमें कुछ करने की इच्छा होती है, एंड फॉर दैट पारस इज द बेस्ट। सेशंस भी होते हैं कुछ अलग से
मतलब स्टडी से हटके कुछ अलग से सेशंस हो रहे हैं? मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था, यहाँ पे एक बिल्कुल स्कूल वाला एनवायरनमेंट है, मतलब बहुत फ्रेंडली एनवायरनमेंट है। तो यहाँ पे सिर्फ ये लोग स्टडी ओरिएंटेड नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज होते हैं टू मेक श्योर कि हम हर तरीके से ग्रो करें। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ करियर ओरिएंटेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हमारा जो पर्सनालिटी ग्रोथ की बात करूँ अगर मैं विशाल, तो वो कॉलेज में जाके होता है। तो दे मेड श्योर कि हमारा पर्सनालिटी ग्रो भी बहुत अच्छा हो। आज मैं ग्रैंड थॉर्टन में हूँ, जो कि टॉप 5th कंपनी है इंडिया की। तो वहाँ पे मैं इतनी कॉन्फिडेंटली बोल सकती हूँ कि उनको लगता नहीं है कि मैं कभी कॉलेज नहीं पढ़ी हुई हूँ। तो दे हैड हेल्प मी अ लॉट। सो पारस इंस्टीट्यूट का कैसा रिजल्ट रहता है एज कम्पेयर टू ICAI? विशाल, जैसे अब अगर मैं अपने टाइम की बात करूँ तो मेरे टाइम पे CPT होता था फॉर द फर्स्ट लेवल। अब चीज़ें चेंज हो गई है और अब फाउंडेशन आ गया है, मतलब थोड़ा चेंज हो गया है सिलेबस में भी। लेकिन एक आदत होती है, हम ट्रेंड्स के थ्रू जाते रहते हैं। तो अगर मैं नॉर्मल ट्रेंड की बात करूँ तो फाउंडेशन का रिजल्ट अराउंड 30% रहता है। तो 30% जैसे वैसे देखा जाए तो 100 में से 30 बच्चे पास हो रहे हैं, वो बहुत कम रिजल्ट है। तो लेकिन अगर मैं पारस की बात करूँ तो पारस का अगर 100 में से बात करूँ तो अराउंड 80 to 90 बच्चे पास होते हैं। तो मतलब आप समझ रहे हो कितना ज़्यादा डिफरेंस है। हाँ, और फिगर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इसकी ट्रांसपेरेंसी कैसी है? क्या इंस्टीट्यूट बताता है आपको, या आप कुछ ऐसा ऑनलाइन पोर्टल्स पे देखते हैं कि कैसे आपको पता लगता है? क्योंकि अधिकांश बच्चे, इंस्टीट्यूट जनरली हमें ये कहता है कि हमारे इतने बच्चे पास आउट हो रहे हैं और इतने इतने बच्चे क्लियर किया है इतने बच्चों ने। तो कैसे पता लगता है आप लोगों को इन आंकड़ों के बारे में? विशाल, अब जैसे देखो, अगर मैं बाकी इंस्टीट्यूट्स की बात करूं तो वो सिर्फ अपने रैंकर्स के नाम रखते हैं मार्केट में। अधिकांश यही मतलब 90% या 95% यही हो रहा है कि हमारे यहाँ से इतनी रैंक्स आई हैं, हमारे यहाँ से 40 रैंक्स आई है, हमारे यहाँ से 10 रैंक्स आई है। लेकिन पारस कभी इस चीज़ में बिलीव नहीं करता। पारस हर बच्चे का रिजल्ट हाईलाइट करता है, बी इट एवरेज, बी इट नॉर्मल और बी इट द बेस्ट। तो उससे क्या डिफरेंस होता है कि हमें हर चीज़ पता चल रही है कि चल क्या रहा है असल में। मतलब अगर मैं अपनी भी बात करूं तो आई वॉज नॉट अ रैंकर, मतलब मैं कोई टॉपर टाइप्स नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी मेरा रिजल्ट हाईलाइटेड है। अगर मैं उनकी बुकलेट्स देखती हूँ तो हाँ, मेरा नाम है। तो अगर वो नाम है तो वो क्यों है? क्योंकि वो सब कुछ डिस्क्लोज करना चाहते हैं, वो कुछ भी एक सीक्रेटिव नहीं रखना चाहते, क्योंकि इसमें सीक्रेटिव रखने वाला कुछ है भी नहीं। अगर मतलब आप इतना अच्छा स्कोर कर रहे हो तो यू शुड टेल। और यही मैं सेम चीज़ बाकी इंस्टीट्यूट्स के लिए भी बिलीव करती हूँ कि अगर उनका रिजल्ट इतना अच्छा जा रहा है तो सब कुछ डिस्क्लोज करो ना, सिर्फ रैंकर्स क्यों कर रहे हो। सो फैकल्टी चेंज होने से कई बार क्या होता है कि बच्चों का मनोबल भी टूटता है। कई बार ऐसा लगता है कि नहीं, वो वाले सर बहुत अच्छा पढ़ाते थे, अब ये मिड ऑफ द सेशन में बदल गए हैं, तो इस बार रिजल्ट हमारा गड़बड़ हो सकता है। तो ऐसा क्या कुछ हुआ? विशाल, उसके लिए फैकल्टीज चेंज भी होनी चाहिए ना। सेम फैकल्टीज हर जो कोर्स आपकी फैकल्टी सेम रहता है? हम थ्रू आउट कोर्स की बात नहीं करूंगी, जितने भी बच्चे अभी तक पढ़े सभी ने सेम फैकल्टीज से पढ़ाई की है। मतलब आज तक पारस की फैकल्टी चेंज नहीं हुई है। किसी भी प्रोफेशनल कोर्स में प्रैक्टिकल्स और थ्योरी को लेकर के एक उसको बड़ा बैलेंस फॉर्म में किया जाता है। जनरली लोग जो है एंजॉय करते हैं प्रैक्टिकल्स को, थ्योरी को लेकर के डर रहता है, और CA के कोर्स में तो ज़्यादा रहता है। और मैंने सुना है कि आप लोगों के थ्योरी में नंबर कम भी आते हैं, बच्चे बहुत डरते हैं इससे। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? विशाल देखो, बात तो बिल्कुल सही है कि थ्योरी थोड़ी हम लोगों को वो करती है, प्रैक्टिकल में होता है कि मज़ा आता है कि सॉल्व हो रहे हैं, आंसर्स निकल रहे हैं, तो आपको पता नहीं, एक ज़ील आती है कि चलो आंसर्स निकल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो एक और बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ थी कि गौरव सर ने ना लॉ को बहुत इंटरेस्टिंग बना दिया। लॉ ऑडिट को उन्होंने थ्रू कार्टून्स हमें ये समझाई है। ओके, मतलब इट वाज अ वेरी CA की स्टडी में कार्टून्स? या अच्छा, ये कैसे? मतलब मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ इसके बारे में। जैसे मतलब वो समझाते थे तो बिल्डिंग वगैरह पूरी बना रहे हैं, एक बंदा बना रहे हैं पूरा, वो कोट कर रहे हैं हमें, तो वो हमारे लिए बहुत डिफरेंट था। तो मतलब लॉ में तो बहुत ही अलग लेवल का मजा आने लग गया था हम लोगों को। तो मतलब एक ये होता था कि घर पे जाके भी चलो लॉ पढ़ सकते हैं, अदरवाइज ये होता है कि चलो टीचर ने पढ़ाया है, ठीक है, हो गया। मतलब वो वाली चीज़ नहीं थी, क्योंकि मुझे अगर मैं कभी भी आज भी अपनी बुक देख लेती हूँ तो मुझे इतनी हंसी आती है कि चलो एक तरीका था पढ़ने का। So you have cartoons over here? या मतलब हर पेज पे कार्टून्स हैं? हर पेज पे। ओके, ग्रेट। एवरी पेज। तो और शायद उसी का रीजन था कि मेरे लॉ में 85 मार्क्स आए हैं, जो कि मतलब नॉट ऑन रिकॉर्ड, बट या इट वाज ऑल इंडिया हाईएस्ट। वाओ, ग्रेट। या थैंक यू। फाइनल्स चल रहा है आपका, आर्टिकलशिप चल रही है, तो कैसा एक्सपीरियंस चल रहा है इस दौरान? इसका ना मैं आपको विशाल एक बड़ा फनी इंसिडेंट बताती हूँ। मुझे ना बिल्कुल सिर्फ 3-4 दिन ही हुए थे ज्वाइन किए, तो उस टाइम पे तो बड़ा डर भी लगता है कि एक तो आप ऑलरेडी एक स्टडी वाले एटमॉस्फेयर से ऑफिस वाले कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आ रहे हो,
तो उस टाइम पे बड़ा होता है, सीनियर्स क्या बोलेंगे। तो मैं फर्स्ट डे गई ऑडिट के लिए, मेरे सीनियर ने मुझसे पूछा सो कितने मार्क्स थे, तो मैंने बोला ग्रुप 1 में 331। कहते मैं बोथ ग्रुप के नहीं पूछ रहा, सिंगल ग्रुप के पूछ रहा हूँ। तो मैंने कहा सर सिंगल ग्रुप के ही हैं। कहते इतने आ जाते हैं। मैंने कहा बस पारस कुछ भी कर सकता है सर। तो इट वाज द मोस्ट फनीएस्ट फॉर मी कि किसी को यही बिलीव नहीं हो रहा था कि किसी के इतने मार्क्स भी आ सकते हैं। सो आर्टिकलशिप अब आपकी हो जाएगी और उसके बाद आप प्रोफेशनली अपनी लाइफ में एंगेज हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी तक आपकी जो लाइफ में पारस की इन्वॉल्वमेंट रही है और आप आगे कैसा देखती हैं कि कितना याद करेंगी आप पारस इंस्टीट्यूट को यहाँ से जाने के बाद? अगर मैं विशाल आपको बताऊं तो 12th के बाद ये मेरा सेकंड होम बन गया था। मतलब आधा टाइम मैं इधर हूँ, आधा टाइम मैं घर पे हूँ। मतलब मम्मा को भी लगने लग गया था कि पूरे दिन पारस ही रहती है। तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा अटैच्ड प्लेस बन गई है। यहाँ के टीचर्स से मैं बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो गई हूँ। मुझे जब भी ज़रूरत होती है, इवन फाइनल्स में, क्योंकि अब यहाँ की क्लासेस मुझे, मतलब यहाँ से मैं क्लासेस, क्योंकि यहाँ पे पढ़ाते ही नहीं तो मुझे बड़ा दुख होता है कि फाइनल यहाँ पे क्यों नहीं पढ़ाते। तो लेकिन उसके बाद भी मैं टीचर्स से बड़ा रिलेट कर पाती हूँ खुद को। और इवन जब भी मुझे ज़रूरत होती है, देयर ऑलवेज अ कॉल अवे। बस मुझे कॉल करने की ज़रूरत है। आई एम ऑलवेज लाइक सुरिंदर सर ये हेल्प चाहिए, गौरव सर ये हेल्प चाहिए, एंड दे आर लाइक कि ठीक है निशा हो जाएगा। मतलब मुझे कभी ना सुनने को नहीं मिलती है। ऑलवेज अ ग्रेट हेल्प। तो पारस को मैं शायद ही कभी अपनी लाइफ से हटा पाऊंगी। इट हैज़ बीन बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई लाइफ। ग्रेट। सो आपके साथ इंटरव्यू करके भी बहुत मज़ा आया, कि और पारस के इनसाइट्स के बारे में जान के बहुत मज़ा आया। एंड विश यू लॉट्स ऑफ सक्सेस एंड हैप्पीनेस, और इसी तरीके से आप पारस इंस्टीट्यूट का नाम करते रहें। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।